Hello everyone, welcome to Ocean of Economics. So learners, in the last class we have discussed about some MCQs related to budget concept. आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है then please like and subscribe the channel and please share with your friends so that I'll get motivated to prepare more videos. तो आज हम चलेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर बिकॉज 10th तक हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. सो 11 क्वेश्चन सेज डिविडेंड रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट. डिविडेंड क्या होता है? अगर एक पर्सन किसी कंपनी के शेयर खरीदता है और उस कंपनी को जब प्रॉफिट होता है तो वो अपनी मर्जी से अपने शेयर होल्डर्स को उस प्रॉफिट का कुछ पार्ट देती है, ठीक है, और वही पार्ट होता है डिविडेंड. अब ये पार्ट अगर गवर्नमेंट ने किसी कंपनी के शेयर खरीदे तो उसको भी मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, है ना. तो वो क्या हुआ, गवर्नमेंट की इनकम हुई. अब ये पूछ रहा है ये इनकम इनमें से कौन सी है, ठीक है. अब पहली बात तो ये कि गवर्नमेंट के हैंड में पैसा आया है, ठीक है, तो वो उसकी रिसीट होगी ना. इट कैन नॉट बी एक्सपेंडिचर. तो यहाँ पे तो लिखा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो बिल्कुल गलत है. आगे देखते हैं, यहाँ पे लिखा है कैपिटल रिसीट. देखो कैपिटल रिसीट वो रिसीट है जो या तो आपके लिए कोई ना कोई आपकी जो लायबिलिटी है उसको क्रिएट करेगी. इसका एग्जाम्पल देखा था ना कल, बोरोइंग इसका एग्जाम्पल देखा था, और एक और था हमारा डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है. ये दोनों एग्जाम्पल. तो कैपिटल रिसीट अगर आपने बोरोइंग की है तो या तो आपका क्या होगा, आपकी जो लायबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है. अगर आपने डिसइन्वेस्टमेंट किया है, मतलब अपनी किसी असेट को सेल कर दिया, डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, तो भी आपको पैसा मिलेगा, बट उस केस में आपकी असेट्स जो है वो रिड्यूस हो जाएगी. तो ये दोनों केसेस में क्या होती है, आपकी कैपिटल रिसीट बनती है. अब आइए डिविडेंड पे. क्या डिविडेंड आपकी असेट को रिड्यूस कर रहा है? क्या आप अपनी कोई शेयर को अपने सेल कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं. तो असेट तो रिड्यूस नहीं हो रही है. व्हाट अबाउट लायबिलिटी? क्या आप कोई लोन ले रहे हैं जो आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है? नहीं हो रही है. तो ये कैपिटल रिसीट तो आपका यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है. सो ऑप्शन ए इज ऑल्सो इनकरेक्ट, ऑप्शन सी इज ऑल्सो इनकरेक्ट. अब बात आती है टैक्स रिसीट एंड नॉन टैक्स रिसीट की. इसकी बात करें, अगर कल का वीडियो आपने थोड़ा ध्यान से देखा होगा तो रेवेन्यू रिसीट जो होती है, जो रेगुलर बेसिस पे रिसीट मिलती है, उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट. इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था. एक था आपका टैक्स रेवेन्यू, एक था आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है. हमने एग्जाम्पल से सीखा था कि टैक्स रेवेन्यू, जब गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है तो ये उसकी जो रेवेन्यू होती है, रेवेन्यू रिसीट होती है, राइट. इस केस में क्या होता है, क्या टैक्स से जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिली है, क्या उसकी लायबिलिटी जो है उसमें कुछ इंक्रीज होता है? बिल्कुल भी नहीं. गवर्नमेंट को तो टैक्स मिला है तो उसकी कोई फाइनेंशियल लायबिलिटी क्यों क्रिएट होगी? बिल्कुल भी क्रिएट नहीं होगी. तो जो लायबिलिटी है उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है, ठीक है, आपकी रेवेन्यू रिसीट से. दूसरी बात करें अगर हम असेट की, तो गवर्नमेंट को टैक्स मिला है, क्या उसकी असेट रिड्यूस होगी इससे? बिल्कुल भी नहीं. असेट पे भी कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है. तो लायबिलिटी और असेट दोनों में कोई इफेक्ट नहीं आता है. किससे? आपकी रेवेन्यू रिसीट से. अब यहाँ देखो हम बात कर रहे हैं डिविडेंड की. डिविडेंड जो है हमें एज अ प्रॉफिट मिला है गवर्नमेंट को. क्या इससे गवर्नमेंट की लायबिलिटी इंक्रीज होती है? नहीं होती. क्या इससे गवर्नमेंट की असेट कम होती है? बिल्कुल भी नहीं होती, है ना. तो ये किसका पार्ट बनेगा? ये आपका बनेगा रेवेन्यू रिसीट का पार्ट. बट ये एक और चीज़ आप यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे रेवेन्यू रिसीट आपको ऑप्शन में गिवन ही नहीं है ना. रेवेन्यू रिसीट ऑप्शन में नहीं गिवन, आपको गिवन है टैक्स रिसीट, नॉन टैक्स रिसीट. तो थोड़ा सा स्मार्ट बनना है यहाँ पे. क्या जो आपको डिविडेंड मिल रहा है, जो आपको प्रॉफिट का पार्ट मिल रहा है, वो किसी भी तरीके से टैक्स रिसीट के अंडर आएगा? क्या क्या गवर्नमेंट ने उस फर्म पे कोई टैक्स लगाया था? द आंसर इज नो. तो टैक्स रिसीट तो नहीं हो सकता. तो क्या होगा? नॉन टैक्स रिसीट होगा, ठीक है. तो गवर्नमेंट को जो डिविडेंड मिलते हैं, जो इनकम मिलती है, वो उसका नॉन टैक्स रिसीट का पार्ट बनती है. ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकवरी ऑफ लोन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ. देखो रिकवरी ऑफ लोन का क्या मतलब है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई लोन दिया. देखो रिकवरी कौन कर रहा है? बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. मतलब गवर्नमेंट ने कोई लोन दिया था किसी और मे बी कंट्री को या ऐसे, है ना, और उसको वो लोन रिकवर, मतलब हमारे पास पैसा वापस आ गया गवर्नमेंट के पास, हमारी गवर्नमेंट के पास. तो ये कौन सा होगा? आपका रिसीट होगा, एक्सपेंडिचर होगा, क्या होगा? पहली बात तो ये कि गवर्नमेंट के पास पैसा आया है तो वो रिसीट होना चाहिए. एक्सपेंडिचर होगा क्या किसी भी केस में? नो, ऑब्वियसली नॉट. तो सी तो आपका डायरेक्टली रॉन्ग हो गया. रिकवरी ऑफ लोन जो हमने दिए थे वो रिकवर हो गए, क्या इसका टैक्स से कोई लेना देना है? ऑब्वियसली नहीं. तो टैक्स भी नहीं होगा. अब आपके पास दो ऑप्शन बचे, कैपिटल रिसीट एंड नॉन टैक्स रिसीट. इसको हम समझते ध्यान से. देखो मैंने आपको कल बताया था कि जो हम लोन दे रहे हैं ना किसी को, मान लो मैंने किसी को लोन दिया,
ठीक है, मैं किसी को लोन नहीं देती हूँ, बट लेट्स जस्ट एन एग्जाम्पल वी कैन टेक हियर। इफ़ आई हैव गिवन समवन अ लोन, ये बंदा मुझे क्या देगा, इंटरेस्ट देगा, ठीक है, इंटरेस्ट से मेरी इनकम होगी। तो क्या ये लोन मेरे लिए असेट बना? असेट का क्या मतलब है? समथिंग विच इज़ वैल्यूएबल, कोई असेट थी, कुछ वैल्यूएबल चीज़ थी जिसकी वजह से मुझे रिटर्न्स भी मिल रहे थे। यहाँ पे रिटर्न किस फॉर्म में मिल रहे हैं? इंटरेस्ट की फॉर्म में मिल रहे हैं, करेक्ट। तो ये जो लोन मैंने दिया था ये मेरे लिए क्या थी? असेट थी। अब वो लोन मेरे पास वापस आ गया, ये बंदा आके बोला मैम मेरा काम हो गया, चलो आपके पैसे अब आप रख लो, ठीक है। मैंने बोला ठीक है, अच्छी बात है। अब इस केस में वो जो इंटरेस्ट मुझे मिल रहा था टाइमली बेसिस पे, क्या वो इंटरेस्ट मुझे मिलेगा? नहीं, मेरे पैसे एक बार में मेरे पास वापस आ गए, तो अब वो मेरी असेट नहीं रही, है ना। तो इस केस में वो जो पैसे थे वो मेरे पास क्योंकि वापस आ गए, वो मेरी असेट नहीं है। तो इस केस में जो पैसा मेरे पास आया उसने मेरी असेट को क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया। और ये किससे बिलोंग करता है? आपका कैपिटल रिसीट से। सोच लो, क्या एग्जाम्पल लिया था कैपिटल रिसीट का? एग्जैक्टली हमने लिया था एक तो बोरोइंग का एग्जाम्पल, जो हमारी या तो लाइबिलिटी होती है उसको क्रिएट कर देती है। एक और एग्जाम्पल लिया था रिकवरी ऑफ लोन्स का, करेक्ट। इससे क्या होता है? इससे हमारी असेट रिड्यूस हो जाती है। तो ये आपका एग्जाम्पल बनेगा कैपिटल रिसीट का। एक और बात मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, कल भी मैंने अपने वीडियो में बताया था आप लोगों को दैट ये जो कैपिटल रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर काफ़ी कंफ्यूजिंग वाले टॉपिक है, ठीक है। तो इसको याद करने का एक ही वे है कि कौन सा लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा है, कौन सा असेट रिड्यूस कर रहा है, समझ नहीं आता, बहुत कन्फ्यूज़न होता है। सीधा सीधा एक एग्जाम्पल लो, उस एग्जाम्पल के बारे में सोचो कि भाई टैक्स है, क्या ये लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा है? नहीं कर रहा। क्या ये असेट को रिड्यूस कर रहा है? नहीं कर रहा है। अच्छा, तो ये कौन सा वाला है? ये तो रेवेन्यू रिसीट है। इस तरीके से आपको याद करना है, फाइन, ओके। नाउ विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसका 12th का करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? ओके, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या एग्जाम्पल लिया था कल? सोचिए थोड़ा। मैंने आपको बताया था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू जो है आपकी रिसीट, दोनों रेगुलर बेसिस पे होती हैं, है ना। इसके एग्जाम्पल की बात करें अगर हम, तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कल सैलरी। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को जो सैलरी देती है ना गवर्नमेंट को रेगुलर बेसिस पे देनी पड़ती है। अब मुझे यहाँ पे बताओ कि गवर्नमेंट जो अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देती है ना, क्या वो सैलरी उसके ऊपर कोई भी उसकी जो असेट है उसको क्रिएट कर रही है? आंसर इज़ नो। सैलरी हम तो अपने एम्प्लॉयज़ को दे रही है ना गवर्नमेंट, तो असेट कहाँ क्रिएट हो रही है? तो असेट तो क्रिएट नहीं हो रही है। दूसरी बात आती है लायबिलिटी की। क्या लोगों को सैलरी देने से, एम्प्लॉय को सैलरी देने से हमारी लायबिलिटी जो है वो रिड्यूस होगी? मतलब अब नहीं देना है, एक बार दे दी और काम खत्म? नहीं, फाइनेंशियल लायबिलिटी तो रहेगी ही रहेगी। जब तक वो एम्प्लॉय आपके यहाँ पे काम कर रहे तब तक लायबिलिटी है आपकी, उनको पैसा प्रोवाइड करने की उनकी फाइनेंशियल लायबिलिटी है। तो ना तो ये असेट को क्या वो कर रही है क्रिएट, और ना ही लायबिलिटी को क्या कर रही है, कम कर रही है। मतलब कि ऐसा एक्सपेंडिचर, इसकी बात कर रहे थे ना सैलरी, तो ऐसा एक्सपेंडिचर जो क्या करता है, हमारा एक्सपेंडिचर भी हो गया और टेंशन भी कम नहीं हुई, है ना। क्योंकि लायबिलिटी कम नहीं हुई मतलब टेंशन भी कम नहीं हुई और असेट भी नहीं बनी, तो दोनों ही तरफ से नुकसान है ना। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे हैं कि ना तो असेट बना रहे ना लायबिलिटी कम करके दे रहे हैं, तो मतलब कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा है गवर्नमेंट को। ऐसे वाले एक्सपेंडिचर है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अच्छा, इनमें से कौन सा वो है एग्जाम्पल पूछ रहे हैं। देखिए, शेयर्स परचेज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आपको अगर याद हो अभी जस्ट बताया, शेयर्स क्या होती है, हमारी असेट होती है। क्या रेवेन्यू रिसीट कोई असेट क्रिएट करती हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं करती। तो ये आपका रॉन्ग आंसर होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी तो गलत है। अब सब्सिडीज़ को एक बार छोड़ो, आगे आओ। एडवांस लोन्स, मतलब कि हमने जो लोन किसी को दिए हैं, हम किसी को अगर लोन देंगे तो उस पर हमको इंटरेस्ट मिलेगा ना, तो वो लोन तो हमारी असेट बन गई। तो क्या रेवेन्यू रिसीट असेट क्रिएट करती है एडवांस लोन की फॉर्म में? बिल्कुल भी नहीं, गलत आंसर। ये कैपिटल रिसीट का पार्ट है और ये भी कैपिटल रिसीट का पार्ट है। नन ऑफ द अबव। अरे रुको, देखने दो। सब्सिडीज़, अगर हम लोगों को सब्सिडीज़ देते हैं, क्या हमारी लायबिलिटी कोई कम होती है क्या? एक बार सब्सिडी दे दी, हो गया ख़त्म, आगे नहीं देनी पड़ेगी? बिल्कुल भी नहीं। दूसरी चीज़, जो हमारी सब्सिडीज़ होती हैं, अगर हम बात करें हमारे लायबिलिटीज़ की तो बात कर ली, असेट की बात करें तो असेट में कोई वो होता है क्या चेंज? कोई असेट क्रिएट होती है? बिल्कुल भी नहीं क्रिएट होती है। तो ये दोनों चीज़ें तो किससे बिलोंग करती हैं? ये बिलोंग करती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से। तो सब्सिडीज़ आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि सब्सिडीज़ आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, मतलब फालतू का एक्सपेंडिचर, ना तो असेट क्रिएट करके दे रहा है और ना ही
लाइबिलिटी को कम कर रहा है ना। आई एम नॉट सेइंग दिस इज़ फालतू, दिस इज़ बहुत इंपॉर्टेंट, एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज़। व्हाट इज़ द रीज़न? द रीज़न इज़ कि गवर्नमेंट सिर्फ अपनी असेट को इंक्रीज़ करना या लाइबिलिटी कम करने के बारे में नहीं सोचती है। गवर्नमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है वेलफेयर करना। और सब्सिडीज़ क्या होती है? उन लोगों को जो बेसिकली कुछ चीज़ अगर नेसेसिटीज़ की होती है और अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, या फिर इस तरीके की चीज़ें जो वेलफेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उस पर सब्सिडीज़ देती हैं। तो ये तो वेलफेयर बनाता है ना। और हमें पता है इकोनॉमिक्स में एक बड़ी बहुत अभी के टाइम में पॉपुलर ब्रांच है, दैट इज़ वेलफेयर इकोनॉमिक्स। तो उसके लिए तो सब्सिडीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो बी वुड बी द करेक्ट आंसर हियर। आगे देखेंगे, इंटरेस्ट अर्नड ऑन लोन्स इज़ अ पार्ट ऑफ। देखो इंटरेस्ट अर्नड, सबसे पहले मुझे बताओ क्या इंटरेस्ट कभी कभी मिलता है? अगर गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया है तो क्या उसको कभी कभी इंटरेस्ट मिलेगा? साल में एक बार, फिर 5 साल तक नहीं मिला, फिर एक और बार मिल गया? ऑब्वियसली नहीं। इंटरेस्ट हमको पता है रेगुलर बेसिस पे मिलता है ना। रेगुलर बेसिस पे जो मिलती हैं आपको रेवेन्यू, वो कौन सी रेवेन्यू होती है? वो होती है मैम, यस, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट। ठीक है, तो डायरेक्टली आंसर क्या बन जाएगा? रेवेन्यू रिसीट। अच्छा, इसमें एक टैक्स रिसीट भी लिखा हुआ है यहाँ पे। मे बी अगर इसको हटा के अगर मैं बोलूँ आपको कि भाई यहाँ पे नॉन टैक्स रिसीट है, तब आप क्या करोगे? तो तब आपका नॉन टैक्स रिसीट करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्यों मैम? क्योंकि हमें पता है रेवेन्यू रिसीट को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक है टैक्स रिसीट, एक है हमारी नॉन टैक्स रिसीट, है ना। तो अगर आपको स्पेसिफिक यहाँ पे नॉन टैक्स दिया हुआ है तो उसी को सही करेंगे ना। क्लियर? ओके, वेरी गुड। अच्छा, इसका एक और व्यू पॉइंट देखें, हमारा वही लाइबिलिटी और वो वाला। तो इंटरेस्ट जो है वो किसी भी तरीके की लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करता, है ना, और असेट को भी रिड्यूस नहीं करता। तो लाइबिलिटी भी क्रिएट नहीं कर रहा है, एसेट भी रिड्यूस नहीं कर रहा है, तो किसका पार्ट बनेगा? रेवेन्यू रिसीट का पार्ट। ठीक है, तो दोनों लॉजिक से यही आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजटरी डेफिसिट। ओ गॉड, वेरी इंपॉर्टेंट। एक सेकंड, ओके। देखो बजटरी डेफिसिट जो है हमारा, बजटरी डेफिसिट वेरी इंपॉर्टेंट, छोटा सा सिंपल सा कंसेप्ट है। ये बोलता है कि भाई हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट की बात नहीं कर रहे, क्योंकि ये किससे बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है रेवेन्यू डेफिसिट से। हम कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट की बात नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये बिलोंग करता है किससे? फिस्कल डेफिसिट से। हम टोटल एक्सपेंडिचर, अच्छा ये फिस्कल डेफिसिट से बिलोंग करता है क्या? कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट? नहीं। फिस्कल डेफिसिट से कौन बिलोंग करता है? फिस्कल डेफिसिट से बिलोंग करता है आपका टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स, बट वेट, एक्सपेक्ट बोरोइंग्स, है ना। बोरोइंग्स को हटा के जितनी भी रिसीट हुई है हमारी, अगर वो कम है हमारे टोटल एक्सपेंडिचर से, टोटल खर्चों से ज़्यादा है, से कम है, तो हमें होगा यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट। यहाँ से क्या होगा? रेवेन्यू डेफिसिट। तो ये कौन है? ये है आपका बजटरी डेफिसिट। सिंपल सा डेफिसिट है, बोलता है हमें रेवेन्यू में नहीं जाना, हमको कैपिटल में नहीं जाना, हमें टोटल में बोरोइंग का कुछ लेना देना नहीं। हम सिंपल सा बोल रहे हैं कि टोटल जो आपकी क्या है, एक्सपेंडिचर है, उसमें से अगर आप टोटल इनकम को निकाल दो, अभी भी आपके पास अगर डेफिसिट हो रहा है, मतलब आपके टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा हैं, किससे? टोटल रेवेन्यू से। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है? आपको बजटरी डेफिसिट हो रहा है। नाउ डू नॉट गेट कंफ्यूज अबाउट इट। आपका जो बजटरी एंड फिस्कल डेफिसिट है बहुत सिंपल सी चीज़ है। बजटरी डेफिसिट में आप एक्सक्लूड जो बोरोइंग्स होती है उसको भी इन रिसीट में कंसीडर कर रहे हो, ठीक है। बट जब हम फिस्कल डेफिसिट की बात करते हैं तो ये फॉर्मूला है जिसमें हम बोरोइंग्स को अपनी रिसीट के अंदर कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये किसका पार्ट होगा? फिस्कल डेफिसिट का। ये किसका फॉर्मूला होगा? बजटरी डेफिसिट का। क्लियर? चलो, नाउ विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज ट्विन डेफिसिट। बहुत सिंपल है। देखो ट्विन डेफिसिट मतलब डबल डेफिसिट हो रहा है गवर्नमेंट को, ठीक है। अब ये तो टेक्निकल टर्म है तो इसमें कुछ समझने जैसा नहीं, इसमें मैं डायरेक्ट आपके आंसर पे आऊँगी। इट इज़ नॉन एज फिस्कल डेफिसिट एंड करंट अकाउंट डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या मतलब? टोटल जो आपकी एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा है, किससे? टोटल रेवेन्यू से, है ना। अगर मैं टोटल रेवेन्यू बोल रही हूँ मतलब इसमें वो क्या बोलते हैं, बोरोइंग है ही नहीं। टोटल रिसीट बोलती हूँ अगर, तो इसका मतलब है कि हमें लिखना पड़ेगा एक्सपेक्ट बोरोइंग। रेवेन्यू का तो यही मतलब है आपकी इनकम, उसमें वैसे भी बोरोइंग कंसीडर नहीं होती है, ठीक है। तो फिस्कल डेफिसिट क्या? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट बट एक्सक्लूडिंग क्या? बोरोइंग, ठीक है। ये क्या है आपका? फिस्कल डेफिसिट। अच्छा दूसरा लिखा है कुछ करंट अकाउंट डेफिसिट।
देखो करंट अकाउंट क्या होता है, करंट अकाउंट बहुत सिंपल सी चीज़ है, ये अकाउंट्स वाला नहीं है, ये है हमारा करंट, ये अपना बैंक वाला करंट अकाउंट नहीं है। जो हमारी कंट्री होती है ना, वो सिर्फ अपनी कंट्री में ट्रेड नहीं करती, बट वो दूसरी कंट्रीज़ के साथ भी ट्रेड करती है, करेक्ट। तो इस केस में क्या होता है, जब वो दूसरी कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करती है तो कुछ इम्पोर्ट करेगी, कुछ एक्सपोर्ट करेगी, है ना, दोनों चीज़ें होंगी। तो जब हमारे इम्पोर्ट हम ज़्यादा करते हैं किससे, एक्सपोर्ट से, किन चीज़ों का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट मैम, तो दोनों चीज़ों का, गुड्स का भी और सर्विसेज का भी। अगर आप इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हो मतलब क्या, आपको ज़्यादा पैसा बाहर देना पड़ेगा दूसरे लोगों को। मतलब लेट सपोज हम बोलते हैं कि हमने इम्पोर्ट किया 100 रुपये का, और हमें एक्सपोर्ट जब करते हैं तो हमारे पास इनकम आती है ना, हम दूसरी कंट्री को चीज़ें दे रहे हैं और वो हमें पैसा दे रहे हैं, ठीक है। तो एक्सपोर्ट, लेट सपोज एक्सपोर्ट किया 50 रुपये का, तो यहाँ पे हमको वो हुआ है, क्या हुआ है, डेफिसिट हुआ है ना। कितने रुपए का, तो 50 रुपये का, क्योंकि हमने एक्सपोर्ट तो किया कम, हमने इंपोर्ट किया ज़्यादा, मतलब ज़्यादा का सामान खरीदा, कम का सामान सेल किया। तो करंट अकाउंट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट दोनों को टुगेदर हम क्या बोलते हैं, टुगेदर हम बोलते हैं ट्विन डेफिसिट। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल्स टू 0, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका प्राइमरी डेफिसिट वाला। देखो प्राइमरी डेफिसिट का कल ही हमने फॉर्मूला देखा था, एंड द फॉर्मूला वाज प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल्स टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट इंटरेस्ट पेमेंट की ही बात हो रही है सब जगह पे। अब देखो क्या होता है, ये बोल रहा है अगर आपका प्राइमरी डेफिसिट 0 है, ठीक है, आप बोल रहे हो तो हम मान लेते हैं 0 है, यहाँ लिखते हैं 0 है प्राइमरी डेफिसिट। तो इस केस में आपका फिस्कल डेफिसिट और इंटरेस्ट पेमेंट का क्या रिलेशन होगा, ठीक है, देख लेते हैं। ये फिस्कल डेफिसिट, ये इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। अब अगर ये 0 है तो मैं क्या करूँ, इस नेगेटिव वाले को इधर लेके आ जाऊँ ताकि दोनों का रिलेशन हमको पता पड़े। तो इंटरेस्ट पेमेंट इज इक्वल्स टू फिस्कल डेफिसिट। तो इसका सिंपल सा क्या मतलब है कि जब आपका प्राइमरी डेफिसिट 0 होगा तो आपका जो इंटरेस्ट पेमेंट है वही आपका क्या है, फिस्कल डेफिसिट है। मतलब जो भी आपको डेफिसिट हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपको इंटरेस्ट पे करना है। तो पिछले ईयर का ये क्या है, डेफिसिट है। इस ईयर आपकी जो रेवेन्यू थी वो बिल्कुल ठीक ठीक थी आपके एक्सपेंडिचर को फुलफिल करने के लिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ से देख लो, इसी फॉर्मूला से क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, ओके। आई विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल सोच लो पहले तो क्या था। देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब ऐसा एक्सपेंडिचर कि आपका खर्चा तो हुआ है, आपका एक्सपेंडिचर तो हुआ है, बट उससे कुछ ना कुछ अच्छा हुआ है, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक से याद करने की, अदरवाइज चीज़ें बहुत कंफ्यूजिंग हो जाती है। तो अच्छा कैसे हुआ है भाई, हमारे लिए कोई असेट बन जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा, ठीक है। या फिर हमारे सर पे जो बर्डन है, जो लायबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाए तब भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जांपल हम ले सकते हैं यहाँ पे कि रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लेट सपोज कोई ना कोई बोरोइंग की हुई थी, ठीक है, और अब उस बोरोइंग को क्या कर दिया, रीपे कर दिया जहाँ से लिया था वहीं पे। तो हमारा जो बर्डन था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो तो डिक्रीज़ हो गया। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर यही बोलता है कि या तो आपकी कोई असेट क्रिएट हो जाएगी या फिर आपकी कोई लायबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है ऑप्शंस में, नीदर क्रिएट लायबिलिटी, लायबिलिटी क्रिएट नहीं करता, नॉर रिड्यूस असेट। नहीं, हमने तो बोला था कि ये या तो आपकी क्या करेगा, असेट को क्रिएट करेगा या फिर लायबिलिटी को रिड्यूस करेगा, बट ये तो गलत बोल रहा है। नहीं, हटो, ईदर क्रिएट लायबिलिटी और रिड्यूस असेट। असेट को रिड्यूस कर देगा, ऐसा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा क्या, बिल्कुल भी नहीं, गलत है। नीदर क्रिएट असेट नॉर रिड्यूस लायबिलिटी, नहीं, इधर क्रिएट असेट और रिड्यूस लायबिलिटी, बिल्कुल सही। यही तो सबसे अच्छा, यही तो चाहिए सभी को कि या तो हमारी कोई ना कोई असेट क्रिएट हो जाए या फिर हमारी जो लायबिलिटी है, हमारा जो बर्डन है वो रिड्यूस हो जाए, ठीक है। सो डी वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। देखो इंसिडेंस ऑफ टैक्स की बात करें, ये आपके लिए मे भी बहुत सारे लोगों के लिए न्यू टर्म्स हो सकती है, बहुत सारे लोगों ने सुनी भी होगी। तो ये क्या है इंसिडेंस ऑफ टैक्स, ये है, कल ही हमने बात की थी कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, उनको हम शिफ्ट कर सकते हैं, है ना। लाइक अगर एक फर्म है, यहाँ पे फर्म का नेम है एफ, ठीक है, इसके जो ऊपर कोई सेल्स टैक्स लगा था और इसने अपने कंज्यूमर्स के ऊपर, अपने कस्टमर्स के ऊपर क्या कर दिया, उस टैक्स को शिफ्ट कर दिया। तो ये पूरी की पूरी चीज़ जो प्रोसेस है दैट इज़ नॉन एज शिफ्टिंग। बट ये जो टैक्स इसके ऊपर लगा था ना, इसका एक्चुअली बर्डन किसने उठाया, इस कंज्यूमर ने उठाया।
तो फाइनल जो बर्डन है वो किसके ऊपर टैक्स किसके ऊपर आता है टैक्स का, दैट इज़ नॉन एज इंसिडेंस ऑफ टैक्स। लाइक अगर इनकम टैक्स की बात करें कि ये है ए पर्सन, इस पर इनकम टैक्स लगा है, डायरेक्ट टैक्स है, इसको खुद ही को क्या करना पड़ेगा, बियर करना पड़ेगा, तो इसी के ऊपर टैक्स लगा है और इंसिडेंस बर्डन भी इसी के ऊपर है, मतलब इंसिडेंस ऑफ टैक्स भी इसी के ऊपर आया है। ठीक है, ये किस केस में हुआ, डायरेक्ट टैक्स के अंदर। ये वाला जो था सेल्स टैक्स किसका एग्जाम्पल था, इनडायरेक्ट टैक्सेस का। तो इस केस में क्या होता है आपका शिफ्टिंग ऑफ टैक्स होता है, जिसको हम फाइनल बर्डन जिस पर्सन पे आता है हम उसके लिए बोलते हैं कि इसके ऊपर इंसिडेंस हुआ है टैक्स का। अब देखो किससे डील करता है, इनिशियल बर्डन ऑफ टैक्स की, सबसे पहले टैक्स का बर्डन किसके ऊपर आया, नहीं, हम तो यहाँ पे बात करें कि फाइनली किसके ऊपर आया ना बर्डन। अगर ए फर्म के ऊपर कोई वो लगा था टैक्स, तो इसने कंज्यूमर पे शिफ्ट कर दिया, तो कंज्यूमर के ऊपर क्या आया है, बर्डन आया है ना, तो हम उसकी बात करें। फाइनल बर्डन, अल्टीमेट बर्डन ऑफ टैक्स, बिल्कुल यही तो फाइनल अल्टीमेट बर्डन, इसी की तो बात हो रही है यहाँ पे, तो बी वुड बी द करेक्ट आंसर हियर। आगे बात करेंगे द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो एंड दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। अरे ये तो बहुत सिंपल है, एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी मतलब कि जो हमारी कंट्री में प्रोडक्शन होता है ना गुड्स का, उसके ऊपर जो टैक्सेस लगते हैं वो होते हैं एक्साइज ड्यूटी। क्या ये डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, बिल्कुल ये इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, क्योंकि इसका बर्डन कंज्यूमर्स पे इजीली जो फर्म्स होती है वो शिफ्ट कर देती हैं। आगे देखो वेल्थ टैक्स। वेल्थ टैक्स मतलब एक बंदे के पास जितनी वेल्थ है, उसकी करेंसी कितने पास है, उसके पास में असेट कितनी है ना, रियल एस्टेट, ये सब मिला के एक पर्टिकुलर हमने मतलब गवर्नमेंट ने सेट किया हुआ था कि इससे ज़्यादा अगर पैसा है तो उसको टैक्स देना पड़ेगा, तो वो होता है वेल्थ टैक्स। ये तो डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है, ठीक है, बट ये तो इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है, तो ये आपका दोनों कॉम्बिनेशन डायरेक्ट टैक्स के नहीं है, तो करेक्ट आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट एंटरटेनमेंट टैक्स एंड इनकम टैक्स। देखो इनकम टैक्स तो आपका क्या है, हमें सभी को पता है कि डायरेक्ट टैक्स है, बट एंटरटेनमेंट टैक्स जो है ये इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, ये क्या होता है, एंटरटेनमेंट टैक्स जो होता है ये होता है बेसिकली जैसे हम अम्यूज़मेंट पार्क गए, वाटर पार्क जो होते हैं, और आपकी मूवीज़ जो होती है थिएटर्स में, तो ये सब एंटरटेनमेंट रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं ना, इनके ऊपर टैक्स लगता है। ठीक है, वो होता है एंटरटेनमेंट टैक्स एंड विच इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, कस्टम ड्यूटी। देखो कस्टम ड्यूटी होती है आपके जो हम इम्पोर्ट्स करते हैं तो उनके ऊपर, या मतलब हमारी कंट्री में जो गुड्स आती हैं तो उनको कुछ टैक्स अमाउंट जो होता है हमारी गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है, एंड दैट इज़ नॉन एज कस्टम ड्यूटी। अब फर्म्स क्या करती है, ये बर्डन भी कंज्यूमर पे शिफ्ट कर देती है ऑब्वियसली, तो ये भी आपका इनडायरेक्ट टैक्स बन गया। आगे देखो सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स मतलब हमने कोई सर्विस ली है किसी से, सर्विस प्रोवाइडर था, हमने उससे कोई सर्विस ली, तो उस सर्विस के ऊपर भी अगर कोई टैक्स लगता है तो वो होता है आपका सर्विस टैक्स। ठीक है, आगे आता है हमारा वेल्थ टैक्स। वेल्थ टैक्स मतलब अभी बताया था डायरेक्ट टैक्स है, आपकी जितनी असेट है आपको उतना पैसा पे करना पड़ेगा। अब भाई मेरी असेट है ना, तो मुझे ही पैसा पे करना पड़ेगा, मैं किसके ऊपर शिफ्ट करूँगी, तो ये तो आपका डायरेक्ट टैक्स है। आगे देखो इनकम टैक्स, ये तो हमको पता ही है, भाई मेरी इनकम पे टैक्स लगा है, मुझे ही पे करना है, मैं किसी और के ऊपर थोड़ी डाल सकती हूँ भाई तू पे कर दे, बिल्कुल भी नहीं। तो दोनों यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट टैक्स है, इसलिए आपका डी क्या बन जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। ओके, एंड आई होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, वैसे तो आया ही होगा, बट please do like and subscribe the channel and share with your friends and follow the series to gain knowledge about the topic that is budget। और इन सीरीज़ को ख़त्म करके लाइक बजट वाला जो है, उसके बाद में हम UGC नेट में जो प्रीवियस ईयर्स में बजट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली ये जो आपका बजट वाला सीरीज़ है ये कंसेप्चुअल रहेगा, ये कंसेप्चुअल रहने वाला है यहाँ पे, और उसके बाद में जो लेटेस्ट हमारे जो बजट होंगे उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियोस। ओके।